नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो आप एसएससी के लिए टॉप 20 सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप जो पढ़ रहे हैं टॉप 20 सीरीज एसएससी जीडी की जो आपकी परीक्षा है तो उससे संबंधित जीएस से संबंधित इसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसके आधार पर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसमें अपना प्रदर्शन देखते हैं। तो आज का जो मॉक टेस्ट है उसे देखेंगे और आप इसमें जो भी आपके प्रश्न है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे इसका जो आपका प्रथम क्वेश्चन है। तो प्रथम जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां प्रथम मताधिकार हो और अंग्रेज जा चुके हों परंतु इस शरारत छोड़ गए हो कि निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में आपका कहा था? तो आपको बताना है कि ये जो आपका कथन है ये किसने कहा था। ये चार ऑप्शन आपके सामने है: सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनजी रंगा। आपको इनमें से बताना है कि इसका आपका आंसर क्या सही होगा। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा। कि आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु इस शरारत छोड़ गए हों कि निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हो गया? कौन है आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा आपने पढ़ा होगा, संविधान सभा आप पढ़ते हैं। जो संविधान सभा है तो संविधान सभा की स्थापना अगर पूछे तो 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। पढ़ते हैं आप। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा और संवैधानिक सलाहकार पूछे तो कौन थे? BN राव। तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने: 25 दिसंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या 30 जनवरी। इसमें से आपको बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब बनाते हैं: 25 दिसंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या 30 जनवरी। कमेंट करके बताएंगे सभी। विश्व ओजोन दिवस सब जानते होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे विश्व ओजोन दिवस कब बनाते हो आप? 16 सितंबर। कब बनाते हैं? 16 सितंबर। और आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पे आपका ये शब्द है ओजोन, तो आपको पूछा जाता है, कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया है कि ओजोन परत क्या है? ओजोन परत कौन से मंडल में मिलती है? तो ओजोन परत अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा मंडल आपका? समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल में आपकी कौन सी परत मिलती है? ओजोन परत। ओजोन परत संरक्षण दिवस आपने पढ़ाई है अभी, कब बनाते हैं? 16 सितंबर। और ओजोन परत को नष्ट करने वाली प्रमुख गैस कौन सी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां से निकलती है? ये निकलती है AC व फ्रिज से। कहां से निकलती है? AC व फ्रिज से आपकी ये गैस निकलती है, AC और फ्रिज से। और आपसे पूछा जाएगा ओजोन परत को बचाने के लिए कौन सा आपका प्रोटोकॉल किया गया है? तो इसे भी आप याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ जी? ये हुआ था आपका 1987 में। लेकिन लागू कब हुआ है? लागू हुआ 1989 में। तो याद रखेंगे, ये आपका ओजोन परत से संबंधित आपके क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? विश्व ओजोन दिवस आपका कब बनाते हैं? 16 सितंबर। कब बनाते हैं? 16 सितंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो आपको बताना है, जो लॉन्ग है, लॉन्ग, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऐसे आप लिखेंगे लॉन्ग। तो लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थ कलिका है, सहायक कलिका है, फूल कलिका है, वनस्पति कलिका है। आप बताएंगे कमेंट करके, जो लॉन्ग है, लॉन्ग निम्न में से किसका उदाहरण आपका माना जाता है? अंतस्थ कली है, सहायक कली है, फूल कली है, वनस्पति कली है। बताएंगे कमेंट करके। तो आपको याद रखना है, अगर लॉन्ग इस तरीके से आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे किसका उदाहरण है? फूल कली का। किसका उदाहरण है आपका? फूल कली। क्लियर हो गया? किसका उदाहरण है आपका? फूल कली। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? इको मार्क आपने पढ़े होंगे, इको मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, ये आपने पढ़े। तो इसमें से आपका एक दे रखा है इको मार्क। इको मार्क निम्नलिखित में से किस में से आपका संबंधित है? तो इसमें आपका दे रखा है सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है, निर्यातित सामग्री से है, आयातित सामग्री से है। आपको इसमें से बताना है कमेंट करके कि इको मार्क आपका किससे संबंधित है। इको मार्क अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इको मार्क किससे संबंधित है निम्नलिखित में से, तो आप याद रखेंगे पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है। किससे? आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, याद रखेंगे। इको मार्क क्या है आपका? इको मार्क आपने पढ़ा है शब्द क्या है? इको मार्क। तो इको मार्क क्या है? ये पर्यावरण हितैषी वस्तु, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो पर्यावरण हितैषी वस्तुओं पर आपका प्रदान किया जाता है। और पर्यावरण हितैषी वस्तुओं पर हम इसे कब से प्रदान कर रहे हैं? 1991 से प्रदान कर रहे हैं। और इसका प्रतीक क्या है जी? इसका प्रतीक याद रखेंगे क्या है? मिट्टी का घड़ा। क्या है इसका प्रतीक? प्रतीक याद रखेंगे क्या है इसका? प्रतीक है मिट्टी का घड़ा। क्या है प्रतीक? मिट्टी का घड़ा। तो याद रखेंगे इको मार्क पर्यावरण हितैषी वस्तुओं पर आपका दिया जाता है। कब से देते हो आप? 1991 से। और इसका प्रतीक क्या है? मिट्टी का घड़ा। एक आप पढ़ेंगे, एक होता आपका एग मार्क। क्या है? एग मार्क। तो जो आपकी खाद्यान्न वस्तुएं होती हैं, जैसा आपने उसमें जो पैकिंग वाला आपका तेल आता है, घी आता है, तो वहां पे आपका छपा मिलेगा एग मार्क। और एग मार्क आपका ये कब से लागू है? एग मार्क एक्ट 1937। और एक आप पढ़ते हैं हॉलमार्क। क्या है एक आपका? हॉलमार्क। तो हॉलमार्क आप याद रखेंगे जो स्वर्ण आभूषण से बनी हुई वस्तु उन पर कौन सा देते हैं? हॉलमार्क। और ये कब से आप प्रदान कर रहे हैं? वर्ष 2000 से। कब से प्रदान कर रहे हैं? वर्ष 2000 से। क्लियर हो गया? तो आप याद रहे इको मार्क, एग मार्क और हॉलमार्क, ये तीन आपको याद रखने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपका सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है आपको बताना है कमेंट करके। जावा, सुमात्रा, लंबोक, बाली। सुमात्रा, जावा, बाली, लंबोक। सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली। नेक्स्ट है बाली, सुमात्रा, जावा और लंबोक। तो आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा सही है। इंडोनेशिया द्वीप समूह आपने पढ़ा होगा। इंडोनेशिया द्वीप समूह एशिया महाद्वीप का आपका देश है इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है? जकार्ता। और नई कैपिटल क्या होगी? नुसंतारा। तो इसमें से आपको बताना है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आप आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या पड़ेगा? सबसे पहले पड़ेगा सुमात्रा। सुमात्रा के बाद क्या है? जावा। जावा के बाद क्या है? बाली। और बाली के बाद क्या है? लोम्बोक। कौन सा आपका? लोम्बोक। तो याद रखेंगे सुमात्रा, जावा, बाली और क्या है? लोम्बोक। तो आपका इंडोनेशिया के लिए आपका ये आपका रिक्वायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज पर निम्न समितियों में पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार आपका व्यवस्थित करें। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी समिति बनी है, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो इनको आपको सम्मिलित करना है। आप करेंगे क्वेश्चन सभी हल करेंगे, हल करने का प्रयास करें। पंचायती राज पढ़ा होगा। भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में आपका लागू किया गया। राजस्थान का आपका नागौर है, 2 अक्टूबर 1959 आपने पढ़ा है। और कौन सा संशोधन से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1992। तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया। और आपने पढ़ा होगा कौन सी अनुसूची जोड़ी है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें आपके कुल कितने विषय जोड़े थे? आपके 29 विषय जोड़े थे आपके पंचायत से संबंधित। तो आपको बताना है भारत में पंचायत का जो आपका मॉडल है, कौन सा आपका मॉडल लागू? 3 स्तरीय पंचायती मॉडल। और वो कौन सी समिति ने दिया है? बलवंत राय मेहता। ये सब आप पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? तो अब आपको इसमें से बताना है इसमें से कौन सा सही है। अगर आपको इनके वर्ष याद हैं तो आप तुरंत इनको लगा लेंगे। इनके वर्ष क्या क्या हैं? वर्ष आप देखेंगे जी। अशोक मेहता समिति ये किस वर्ष गठित हुई थी? ये हुई थी 1977 में। कब है? 1977। एल.एम. सिंह भी अगर आपसे पूछ रहा है तो एल.एम. सिंह भी याद रखेंगे 1986 में। कब है? 1986। बी.आर. मेहता है, बलवंत राय मेहता अगर आपसे पूछ रहा है 1957 में सबसे पहली है। और जी.वी. के राव पूछे तो कब है? 1985। कब है? 1985। ये इनके आपके वर्ष हैं। आपने पढ़ा होगा 3 स्तरीय पंचायती मॉडल कौन सी समिति ने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। 2 स्तरीय किसने दिया है? अशोक मेहता समिति ने। और आपसे पूछेगा 4 स्तरीय किसने दिया है? जी.वी. के राव ने। और आपसे पूछेगी आपका जो संवैधानिक दर्जा देने की मांग है सबसे पहले किसने की? एल.एम. सिंघवी समिति ने। तो आपको इनमें से बताना है। अब आपका इसमें से आप निकाल सकते हैं। तो पहले क्या आएगा?
पहला आएगा आपका 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा क्या आपका 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है ये इसका ऑप्शन सही है, 3 1 4 2, 3 1 4 2। क्लियर हो गया, कौन सा है 3 1 4 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का सही चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में सूची सेकंड को आपको सुमेलित करना है। तो इधर आपके जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है और आपको बताना है कि कौन से राज्य से संबंधित है। जैसे सिमलीपाल कहाँ पर है, पंचमढ़ी कहाँ पर है, नंदा देवी कहाँ पर है और नेकरोक कहाँ पर है। इसमें से आपको बताना है कि इनकी स्थिति लोकेशन कहाँ पर है। सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नेकरोक बताएंगे सभी। इनको सुमेलित करें, जल्दी कमेंट करें और बताएं कि सिमलीपाल कहाँ पर है, पंचमढ़ी कहाँ पर है, नंदा देवी कहाँ पर है और नेकरोक कहाँ पर है। बताएंगे सभी। पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अब एक बार देखें, इसमें कर लिया होगा सभी ने। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पर है, सिमलीपाल आप सब जानते हैं। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। पंचमढ़ी कहाँ पर है, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आगे आपसे पूछे नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और नेकरोक कहाँ पर है, नेकरोक आपका मेघालय में। नेकरोक कहाँ पर है, मेघालय। क्लियर हो गया। आपसे पूछ रहा है सिमलीपाल, तो सिमलीपाल कहाँ पर हो गया, उड़ीसा। पंचमढ़ी पूछे तो मध्य प्रदेश और नंदा देवी पूछे तो उत्तराखंड। नेकरोक पूछे तो आपका कहाँ पर है, मेघालय। तो आप याद रखें ए का कौन सा हो गया, चौथा। तो ए का हो गया आपका चौथा। उसके बाद क्या है, बी का कौन सा हो गया, तीसरा। सी का कौन सा हो गया, पहला। और डी का कौन सा हो गया आपका, दूसरा। डी का हो गया दूसरा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही है। 4 3 1 2, 4 3 1 2। एक क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, नीलगिरी। कौन सा आपका, नीलगिरी। तो नीलगिरी जो भारत का आपका पश्चिमी तट है, जैसे आप ये पढ़ेंगे भारत, तो ये वाला जो आपका हिस्सा है ये आपका हिस्सा, तो इसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी। क्या है आपका, इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी, तो नीलगिरी में आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इनका आपका क्षेत्र आता है, पश्चिमी घाट आप कह सकते हैं। तो नीलगिरी आप याद रखेंगे, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पहला, और इसे किस वर्ष स्थापित किया गया, 1986। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पूछे तो नीलगिरी है, और कब आपका स्थापित हुआ था, 1986। क्लियर हो गया, ये आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और पहला नेशनल पार्क पूछे तो कौन सा आपका, आपने पढ़ा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किस वर्ष स्थापित हुआ था जिम कॉर्बेट, ये स्थापित हुआ था 1936। और 1936 में कहाँ पर, ये आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड। कहाँ पर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड आप पढ़ते हैं। और अब इसका नया नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क, इसका अब नया नाम हो गया, क्योंकि रामगंगा नदी यहीं से आपकी होकर के जाती है, तो उसी नदी के नाम पर इसका नया नाम क्या कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा नेशनल पार्क। और वैसे पूछे तो भारत का पहला कौन सा था आपका, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर आपका, उत्तराखंड। किस वर्ष स्थापित हुआ, 1936। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताएं, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की आवश्यकता शक्ति, ये अवशिष्ट शक्ति है। यहाँ पे थोड़ा ये आपका गलत टाइप हो रहा है, ये आपकी अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र की क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। अब आपको इसमें से कमेंट करके बताना है कि निम्न में से आपका कौन सा सही नहीं है। आप बताएंगे सभी कि निम्न में से कौन सा आपका सही नहीं है, कमेंट करके बताएं सभी कौन सा सही नहीं है। तो आप पढ़ते हैं, जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां की आप बात करें
तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं कनाडा से। कहाँ से? ये ली गई हैं कनाडा से। कनाडा से आपका दो है, एक तो आप पढ़ते हैं संघात्मक विशेषता, क्या है? संघात्मक विशेषता और अवशिष्ट शक्तियां, ये दोनों आपकी कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं जी कनाडा से। कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां और आपका संघात्मक विशेषता दोनों कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं कनाडा। कनाडा कैपिटल क्या है? ओटावा। क्या है कैपिटल? ओटावा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य प्रदर्शित किया जाता है। तो जो रक्त में आपका शुगर का लेवल है वो आप किस में प्रदर्शित करते हैं? ये चार ऑप्शन आपके सामने, MM ऑफ Hg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में। आपको बताना है कमेंट करके कि जो आपका ब्लड में शुगर का लेवल है वो आप कैसे मापते हैं। तो इनमें से कौन सी इकाई जिसका हम प्रयोग आपका शुगर को मापने के लिए करते हैं? इनमें से आप बताएंगे कमेंट करके सभी। शुगर का लेवल, तो शुगर का जो आपका लेवल है, अगर सामान्य हम बात करें तो सामान्य जो लेवल होता है वो होता है 90 से 130। कितना होता है? 90 से 130 आपका सामान्य शुगर लेवल आपका होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इकाई याद रखेंगे, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। क्या है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में हम किसका मतलब शर्करा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और सामान्य कितना होता है? 90 से 130। क्लियर हो गया? 90 से 130। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। अब आपको बताना है इनमें से कमेंट करके कि इसमें सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, और उसके बाद क्या, उसके बाद क्या बताएंगे। सभी कमेंट करके बताएं। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। अच्छे क्वेश्चन है सभी आपके, आप सभी बताएंगे कमेंट करके। तो इसमें आप पढ़ते हैं जो शारदा अधिनियम है, शारदा अधिनियम आपने पढ़ा होगा, शारदा अधिनियम। तो ये आपका 1929, शारदा अधिनियम कब है आपका? 1929। पढ़ते हैं आप, शारदा अधिनियम 1929। शारदा अधिनियम आपने पढ़ा होगा। इसमें जो विवाह की आयु थी, तो विवाह की आयु थी हरविलास शारदा, राजस्थान के एक व्यक्ति थे, उन्होंने आपका ये पेश किया शारदा अधिनियम, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम है शारदा अधिनियम, क्योंकि उनका नाम था हरविलास शारदा, उनके नाम पर इसका शारदा अधिनियम आपका नाम कर दिया गया। तो इसमें जो विवाह की आयु है लड़कों के लिए आपकी निर्धारित कर दी गई कि जो न्यूनतम आपकी आयु होगी लड़कों के लिए वो आपकी होगी आपकी 18 वर्ष, और लड़कियों के लिए कितनी होगी? वो होगी आपकी 14 वर्ष। तो ये आपका अधिनियम कौन सा है? शारदा अधिनियम 1929। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम भी इसको आपका कहा जाता है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट आपका कब है? ये आपका अगस्त 1928। कब है? अगस्त 1928। आपने पढ़ा होगा मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है वो क्या है? नेहरू रिपोर्ट 1928। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आप पढ़ते हैं कब आया था भारत में? फरवरी 1928। फरवरी या आप मार्च, ये याद रखेंगे, फरवरी या मार्च। और कब आया था? 1928। तो साइमन कमीशन आपने पढ़ा होगा। साइमन कमीशन जो था इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या थी 7। से साइमन, से 7। तो याद रखें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। तो ये आपका किसके लिए आया था? ये आया था जो आपका 1919 अधिनियम पेश किया गया था। तो इसमें कि इसने आपके कितना सुधार किया है, तो उन सभी की जांच करने के लिए आपका साइमन कमीशन आपका भेजा था। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। ये आपने पढ़ा होगा, लाला लाजपत राय। तो आपने पढ़ा होगा लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे, और सिर पर लाठियों का प्रहार होने के कारण बाद में ये घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है दांडी मार्च। दांडी मार्च आपने पढ़ा होगा, दांडी मार्च। तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930।
और 6 अप्रैल 1930 तक आपका ये चला है। टोटल कितने दिनों की यात्रा थी इसमें? 24 दिनों की यात्रा थी। कुल कितनी दूरी तय की? 241 मील। कितनी जी? 241 मील। कुल कितने समर्थक थे? 78। और आपने पढ़ा होगा एक आपका जिला है कौन सा? नवसारी। नवसारी में जाकर के गांधी जी ने नमक कानून मतलब नमक बना करके नमक कानून तोड़ दिया। और शुरू कहाँ से हुआ? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई यात्रा और नवसारी गुजरात में जाकर के खत्म हो गई। अब आपको इसमें से लगाना है, जैसे शारदा अधिनियम आपने पढ़े 1929 है, नेहरू रिपोर्ट क्या है? अगस्त 1928, साइमन कमीशन है फरवरी मार्च 1928। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा साइमन कमीशन 3, फिर उसके बाद क्या आएगा जी? नेहरू रिपोर्ट, फिर आ जाएगा 2, फिर उसके बाद शारदा अधिनियम 1, और उसके बाद क्या है? दांडी मार्च। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 किसमें? ऑप्शन ए, 3 2 1 4 ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? 3 2 1 4 ऑप्शन क्या है आपका? ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम और फास्फेट है यानी कैल्शियम और फास्फोरस है, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल है, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको बताना है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सभी कमेंट करके बताएं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो दूध का खट्टा होना है, तो दूध का खट्टा होना आप सब जानते हैं वो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, या आप कह सकते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के कारण आपका दूध का खट्टापन होता है, ये सब आप जानते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का प्रथम मतलब प्राथमिक कर्तव्य है। भारत में के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच आपका कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना है, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ में राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। अब आपको बताना है निम्न में से आपका कौन सा सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं निम्न में से कौन सा आपका सही है। वित्त आयोग, कौन सा आयोग आपका? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग आप सब पढ़ते हैं। वित्त आयोग के लिए अगर आर्टिकल आपसे पूछ रहा है कि वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 280। कौन सा आर्टिकल है? 280। वित्त आयोग आपने पढ़ा होगा। तो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच क्या है? राजस्व का जो आपका वितरण होना है उसकी सिफारिश कौन देगा? आपका वित्त आयोग। कौन देगा? वित्त आयोग। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि इसमें क्या है? तो सूर्य के प्रकाश का संसर्ग बना होता है, वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता है, श्वसन दर का ह्रास है, आर्द्रता का बढ़ना है। बताएंगे इसमें से कमेंट करके। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि इसमें तो जो आपके कोल्ड स्टोर होते हैं, तो कोल्ड स्टोर आप देखा होगा, कोल्ड स्टोर में जो आपकी वस्तुएं होती हैं जिन्हें आप उसमें स्टोर कर देते हैं तो वो ज़्यादा समय तक आपकी चलती हैं। तो उसका क्या कारण होता है? इसमें से आपको बताना है कि उसका क्या कारण है। तो उसका कारण कुछ नहीं है, उसका कारण क्या है? श्वसन दर का ह्रास है। क्या है आपका? श्वसन दर का ह्रास। तो श्वसन दर का ह्रास होने के कारण तो वो उसमें जो भी आपकी वस्तु रखी हुई है, आलू हो या कोई अन्य आपकी वस्तु हो, तो श्वसन दर का ह्रास हो जाता है और जिसके कारण आपका उसमें जो फल है या कोई आपकी सब्जी है वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके स्टोर रहती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधायक विधायक नहीं है, विधेयक है। यह है आपका विधेयक। क्या है आपका? विधेयक। यहां से इसे याद रखना, क्या है? विधेयक। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, धन विधेयक। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं ऐसा कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। सभी बताएंगे, साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, राज्य पुनर्गठन विधेयक है या धन विधेयक है। इसमें से आप बताएंगे जी कौन सा है। आप सब जानते हैं
जो धन विधेयक है, क्या है आपका धन विधेयक। धन विधेयक आपने पढ़ा होगा, इसके लिए दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 109 है और एक आर्टिकल 110 है। 109 क्या कहता है, धन विधेयक केवल कहाँ पेश होगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। धन विधेयक केवल कहाँ पे पेश होगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल कहता है, इसके लिए कहता है 109। और आपसे पूछा जाएगा जो धन विधेयक है, धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में, तो आपने पढ़ा होगा 110। कौन सा आर्टिकल, 110। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय करता है एलएसए। एलएसए का मतलब क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखना है, तो धन विधेयक को आपका केवल कहां पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की, अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। बताएंगे सभी। राजा रणजीत सिंह आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, राजा रणजीत सिंह। तो ये आपका कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। मिसल थी अलग, 12 मिसल थी अलग। तो राजा रणजीत सिंह की अगर मिसल पूछ रहा है कि राजा रणजीत सिंह पंजाब में कौन सी मिसल से संबंधित थे, ये आपका पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे सूकर चकिया मिसल। कौन सी मिसल थी, सूकर चकिया मिसल से आपके संबंधित थे कौन, राजा रणजीत सिंह। तो इन्होंने अदालत ए आला की स्थापना कहाँ पे की, अदालत ए आला की स्थापना की थी लाहौर में। कहाँ पे स्थापित की, लाहौर में। क्लियर हो गया। राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना कहाँ पे की, लाहौर। और कौन सी मिसल से संबंधित है, सूकर चकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, पुलिकट, चिल्का, कोलेरू, कुलेरू हो रहा है, कोलेरू है, कोलेरू, कोलेरू, और एक है किलीवेली। तो आपको बताना है कि निम्न में से आपका कौन सा सही है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून, लैगून का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे आपकी झील होती है उसे बोलते हैं लैगून झील। तो आपने पढ़ा होगा भारत में सबसे बड़ी जो आपकी लैगून झील है वो कौन सी, आपकी चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। तो इस तरीके से आप जैसे भारत देखते हैं तो भारत में यहाँ पर एक आपका राज्य है, राज्य को क्या नाम है आपका, राज्य का नाम है आपका उड़ीसा। तो यहाँ पे आपकी ये झील है, इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम क्या है, चिल्का झील। क्या नाम है, चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील आपका उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा। चील उड़ी, तो चील उड़ी से बन जाएगा चिल्का, चील से बन गया चिल्का, उड़ी से बन जाए उड़ीसा। तो चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा। क्वेश्चन भी आता है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय, अगर ये पूछ रहा है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, तो सबसे बड़ी तटीय झील अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी तटीय झील आप याद रखेंगे कौन सी है, जो समुद्र के किनारे, तो कौन से, चिल्का झील, उड़ीसा। और खाली ऐसा ही आए कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर ऐसे ही पूछ रहा है नॉर्मली तो सबसे बड़ी झील आप याद रखेंगे कौन सी है जी, तो उस झील का नाम है सांबर झील। क्या नाम है, सांबर झील। और सांबर झील कहाँ पर है, सांबर झील आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। और आपसे पूछा जाए भारत में मीठे पानी की क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की याद रखेंगे वूलर झील, वूलर। और वूलर कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे, इनको जरूर याद रखें। तो मीठे पानी की पूछ रहा है वूलर झील जम्मू कश्मीर में, खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है सांबर झील राजस्थान है, और खारे पानी की तटीय झील पूछे तो कौन है, चिल्का झील उड़ीसा। क्लियर हो गया। तो ये आपका होगा क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो आपको बताना जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा आपका वो अवयव है जो आपका एलपीजी सिलेंडर में भरकर दिया जाता है, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन। आप बताएंगे कमेंट करके सभी। एलपीजी क्या है आपका,
LPG। तो LPG की फुल फॉर्म अगर बात करें क्या है, लिक्विफाइड, क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपकी क्या है, ये आपकी LPG की फुल फॉर्म है। LPG किसका मिश्रण होता है, अगर आपसे पूछ रहा है कि मिश्रण किसका है, मिश्रण अगर आपसे पूछ रहा है तो मिश्रण याद रखेंगे, इसमें दो आपके अवयव होते हैं, एक तो कौन है, ब्यूटेन है, एक कौन है आपका, प्रोपेन है, एक ब्यूटेन है एक प्रोपेन है। प्रोपेन ब्यूटेन क्या है बोलेंगे, C4H10, और प्रोपेन क्या है, C3H8। तो इन दोनों का आपका मिश्रण होता है, कौन सी गैस है ये, LPG। कौन सी गैस है, LPG, ब्यूटेन और प्रोपेन। लेकिन मुख्य कौन होता है, मुख्य होता आपका ब्यूटेन। कौन होता है मुख्य, ब्यूटेन, याद रखेंगे। और आपसे पूछे LPG में जो गंध आती है, बुरी स्मेल जो आपको मिलेगी, तो बुरी गंध आने का कारण क्या है, तो इसमें एक और गैस हम मिला देते हैं, इसका नाम है एथिल मरकैप्टन। कौन सी गैस मिला देते हैं, एथिल मरकैप्टन। तो ये भी याद रखेंगे, कौन सी गैस मिला देते हैं गंध के लिए, एथिल मरकैप्टन। क्लियर हो गया। गोबर गैस का मुख्य घटक पूछे तो क्या है आपका, मीथेन, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो सत्र का प्रथम घंटा है, जब विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकृत हो उसको बोलेंगे। प्रश्न काल के पूर्व का काल है, प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल है, काल या समय आप कह सकते हैं। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से आपका कौन सा सही है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है, बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न काल और शून्य काल, ये दो आपके समय होते हैं इसमें, प्रश्न काल और शून्य काल। तो आपको याद रखना है शून्य काल क्या है, तो शून्य काल हम उसको बोलेंगे प्रश्न काल के ठीक बाद का जो आपका समय है, प्रश्न काल के बाद का जो ठीक समय, उसको क्या बोलेंगे, शून्य काल। क्या बोलेंगे, शून्य काल। और ये भी याद रखेंगे शून्य काल किस देश की देन है, भारत देश की देन है। कौन से देश की देन है, भारत देश की देन है। और जब आपका कोई भी सदन हो, उसका जो आपका कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है, तो कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, प्रश्न काल। क्या है, प्रश्न काल। और प्रश्न काल किस देश की देन है, ये आपका ब्रिटेन। तो दोनों के याद रखेंगे, प्रश्न काल, कार्यवाही का प्रथम घंटा आपका ये कहलाता है प्रश्न काल, किस देश की देन है, ब्रिटेन की। उसके जस्ट बाद का जो आपका समय क्या कहलाएगा, शून्य काल, किस देश की देन है, भारत की। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सीरीज में, वो देखते हैं। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। स्टैच्यू ऑफ पीस आप बताएंगे कमेंट करके, आसान सा क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस अगर आपसे पूछ रहा है कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आप सब बताएंगे स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस आपने पढ़ा होगा, ये कौन से राज्य में, राजस्थान में, राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस। और राजस्थान में कहाँ पर आपका, पाली में। कहाँ पर आपका, पाली में। पाली में एक आपने जो जैन गुरु हैं, क्या नाम है, जैन गुरु, जैन गुरु है विजय वल्लभ। क्या नाम आपका, विजय वल्लभ। तो विजय वल्लभ की जो आपकी मूर्ति है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस। गुजरात में आपने पढ़ा होगा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और ये किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और इससे आपसे पूछा जाए कितने मीटर है जी इसकी हाइट, 182 मीटर। कितने मीटर है, 182 मीटर। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, ये आपका केवड़िया। केवड़िया कहाँ पड़ता है, केवड़िया पड़ता है आपका गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे, नदी अगर आपसे पूछ रहा है तो नदी याद रखेंगे, नर्मदा। कौन सी नदी है, नर्मदा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे। और स्टैच्यू ऑफ पीस पूछा जाए तो राजस्थान में जैन गुरु विजय वल्लभ की है। और कहां पर है, पाली में। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर में। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, एम्फीबिया, मोलस्का। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं कौन सा जीव त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। इसमें से ऐसा कौन सा जीव है जो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो आप पढ़ते हैं जो एनालिडा है, एनालिडा।
एनालिडा संघ का जो आपका प्राणी है केचवा, तो केचवा आपने पढ़ा होगा, केचवा जो होता है वो त्वचा के माध्यम से आपका सांस लेता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनालिडा। क्या है आपका, एनालिडा। क्लियर हो गया, क्या है आंसर आपका, एनालिडा। नेक्स्ट, तो ये आपकी टॉप 20 सीरीज थी जिसमें आपने मॉक टेस्ट के आधार पर टॉप 20 आपके क्वेश्चन किए और अपना इसमें प्रदर्शन देखा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।